तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो एक ऐसे पत्नी की है जिसने अपने खुद सगे देवर के मोहब्बत में चूर हो गई और उसने अपने पति को जान से मारने का फैसला लिया और उसने अपने फैसले को पूरा किया। और वो अब बचना चाहती थी, छुपना चाहती थी, लेकिन समय के साथ ने पुलिस ने उसे दबोच लिया। आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और किस प्रकार से जो एक पत्नी है अपने पति को जान से मरवाती है, उसके बाद कितनी होशियारी से बचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से पुलिस के पूरी तरह से हाथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार किसी न किसी प्रकार से इस गुत्थी को पुलिस सुलझा पाती है और कितनी चाल चलती है प्रीति, इस घटना के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाएंगे। तो मेरा नाम है कौशल किशोर और आप सुन रहे हैं क्राइम तक के इस स्टोरी में एक अच्छी स्टोरी, एक सच्ची स्टोरी। और इस स्टोरी से आप लोगों को ये ज़रूर पता लगेगा कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी चालाकी से किसी भी क्राइम को करता है, किसी भी घटना को अंजाम देता है, तो आखिर वो पकड़ा जरूर जाता है। क्योंकि पुलिस की और या कानून की कह लें कि बाहें बहुत लंबी होती हैं। आखिर पुलिस ने दिखा दिया कि कानून की कितनी बाहें लंबी होती हैं इस घटना के माध्यम से। 27 अगस्त 2025 को आगरा का एक थाना है शाहगंज, और शाहगंज का एक प्रकाश नगर मोहल्ला है, और उस मोहल्ले में 27 अगस्त को रात के 1:30 बजे गोली चलती है। और जब गोली चलती है तो प्रीति जो पत्नी है उसकी, और जो जिसके ऊपर गोली चली थी उसका नाम सुमेर सिंह था। और सुमेर सिंह को जब गोली लगती है तो पत्नी तुरंत उठती है और उठने के बाद में झटपट से लाइट जलाती है, और लाइट जलाने के बाद में इधर उधर देखती है, तलाशती है कि आखिर क्या हो गया और कहाँ से गोली चल गई। जब गोली चली तो वो अवाक थी और देखा कि जो सुमेर सिंह है उसके सर से काफ़ी खून बह रहा है। और जैसे ही उसने छत के ऊपर आसपास में देखने की कोशिश की तो पता ये लगा कि 2 लड़के मोहल्ले के ही वहाँ से भाग रहे हैं। अब जब ये था कि और मोहल्ले के क्या पास के लोग थे, तो उन्हें लगा कि वो भाग रहे हैं, तो प्रीति ने बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाना शुरू किया और बहुत ही कोहराम मचा दिया, ताकि जो है तुरंत जो सुमेर सिंह है उसके घर के बाहर भीड़ लग गई, लोगों की जो तांता लग गया। लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि गोली किसने मारी और कहाँ मारी, लेकिन कोई वहाँ पर उस समय मौजूद नहीं था। मिला था तो सिर्फ एक टोपी। जब टोपी मिलती है तो सभी लोग उसे देखते हैं कि यह समझ भी जाते हैं कि शायद टोपी भाग दौड़ में किसी की गिर गई है, और मोहल्ले के ही लड़के हैं जिनका नाम स्वप्निल और अंकित होता है। अब ये दोनों लोग भागे थे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मौके पर पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद में उसे तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, और शिफ्ट कराने के कुछ ही घंटे के बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब उसे मृत घोषित किया तो फिर ये था कि उसे भेज दिया गया लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल से जब लाश पोस्टमार्टम के लिए गई, तो जब पोस्टमार्टम से लाश वापस आई, तब तक के इसके जो सुमेर सिंह है, इसका पिता और इसकी माता घर से यानी अलीगढ़ के रहने वाले होते हैं ये सुमेर सिंह, और यहाँ पर आगरा में रह रहे थे। जब वहाँ से वो लोग आए तो घर से माता पिता आए, और सब इनकी जो पत्नी है, 2 बच्चे हैं, सभी लोग उसी रोड पर जहाँ पर इनको लाश दी गई पोस्टमार्टम के बाद, उसी रोड पर रखने के बाद में धरना प्रदर्शन जारी कर दिया, और काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग गया। और ये लोग लाश को नहीं हटा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में ये हो कि अब जो इनकी पत्नी है प्रीति देवी और जो 2 बच्चे हैं, इनका जो गुजारा कैसे होगा, तो कुछ मुआवजा दिया जाए घर वालों को। पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन ये लोग नहीं माने, नहीं हटे, पुलिस से भी भिड़ गए, और वहाँ पर जो कोहराम मचा रखा रोड पर, जिससे रोड भी काफ़ी बाधित हो गया। उसके बाद में जब पुलिस ने लठबाजी करने की कोशिश की, तो फिर इन लोगों ने उस लाश को वहाँ से हटाया और अलीगढ़ लाए, उसका अंतिम संस्कार किया।
अब पूरी बात जब पत्नी से पूछी गई प्रीति देवी से, तो प्रीति देवी ने कहा कि मोहल्ले के 2 लड़के हैं जो कत्ल करने के बाद में भगे हैं। अब कत्ल करने के बाद जिन लोगों का नाम लिया गया उसमें स्वप्निल और अंकित 2 लड़के थे। उन दोनों लड़कों का ये था कि उनसे कई दिन पहले, यानी इधर बीते 2-3 महीने पहले उनकी आपस में थोड़ा झगड़ा हो गया था। तो जो सुमेर सिंह होता है उसने उन लोगों के साथ गाली गलौज और थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई थी, क्योंकि जो सुमेर सिंह है वो यहाँ अलीगढ़ से आने के बाद में काफ़ी दिन जूते की फैक्ट्री में काम करता है। उसके बाद में अपना टेंट का जो है बिजनेस चालू करता है, व्यापार चालू करता है। अब टेंट के बिजनेस में उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। लोगों को जलन थी, तकलीफ थी। लोग शराब के नशे में आकर के अंकित और स्वप्निल ने जो सुमेर सिंह है उनसे लड़ाई झगड़ा और थोड़ी गाली गलौज और बदतमीजी की थी। अब इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को भी लगा कि शायद हो सकता है इन लोगों से पूछताछ की जाए। और ये भी था कि तुम भागे तो भागे, क्योंकि उसने देखा भी था कि जो लोग भगे थे। जब उन्हें गिरफ्तार करती है पुलिस तो उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुम क्यों भगे। तो जब ये लोग बताते हैं कहानी कि ये सच है कि हमारी और जो ये सुमेर सिंह है इनसे काफ़ी दिन पहले कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, लेकिन जब मोहल्ले में गोली चलने की आवाज़ आई तब हम लोग कहीं से पैदल वापस आ रहे थे। अब ये लोग वापस आ रहे थे, कहीं गए थे दावत में, और दावत खाने के बाद में ये लोग पैदल ही वहाँ से वापस आ रहे थे। लेकिन जब गोली चलने की घर के अंदर से आवाज़ आई तो ये लोग दोनों भागना शुरू कर दिए, ताकि न जाने कौन सा मामला है और गोली चलाने वाला ऐसा कोई हो सकता है जिसकी वजह से हमारा भी जान को खतरा है। तो इसलिए इन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो पुलिस को ये लगा कि ठीक है, तो तुम भाग क्यों रहे थे? तो बस बताया कि भाई दिक्कत ये थी कि अगर मैं यहाँ पर रुकता तो हो सकता है कोई किसी तरफ से गोली चल रही थी और गोली की आवाज़ आई, हो सके हमें लग जाती, तो मैं इसलिए भाग आया। पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में रखा और उनके जो मोबाइल थे सर्विलांस पर चेक किया गया। घटना स्थल के समय, जिस समय घटना हुई उस समय इन लोगों के जो मोबाइल थे वो ज़रूर यहीं पर थे। अब ये था कि अब यही लोग कातिल हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि मोबाइल का जो लोकेशन था वो भी यही बता रहा था। लेकिन इसके अलावा और कोई सबूत नहीं था। लेकिन पुलिस अभी छानबीन कर रही थी। लेकिन जब वो पुलिस को टोपी मिलती है, वो टोपी की जब शिनाख्त कराई जाती है कि आखिर गली में जो टोपी गिरी है वो किसकी है। अब इन दोनों लड़कों से पूछताछ की जाती है कि टोपी किसकी है। अब ये दोनों लड़के कहते हैं कि मेरी टोपी है ही नहीं। टोपी और जूते 2 चीज़ें थीं। टोपी और जूते जब दिखाए जाते हैं तो पता लगता है कि ये टोपी इन लोगों की है ही नहीं। आखिरकार उस मोहल्ले में कई लोग थे जिनसे पूछताछ की जाती है कि तो सभी लोग कहते हैं कि ये टोपी और ये जूते इन दोनों के नहीं हैं, ये बात तय है। घर वाले बिल्कुल मानने पर नहीं तैयार थे और घर वाले भी कह रहे थे कि अगर दोषी है तो इसे सज़ा दी जाए, लेकिन जो टोपी है और जो ये जूते हैं ये इसके नहीं हैं। अब वो जूते और टोपी जब नहीं मिलते हैं तो अब ये भी था कि इतनी छोटी दुश्मनी से वो लोग हाथ भी जोड़ रहे हैं, तो पैर भी छू रहे हैं कि इतनी छोटी बात के लिए मैं सुमेर सिंह का कत्ल नहीं कर सकता। मैं काफ़ी दिन पहले कुछ इनके दुकान पर मैंने काम किया है और हमारे रिश्ते भी थे, लेकिन हम शराब पीकर बहक गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी गलती हो गई और आपस में थोड़ी गाली गलौज हो गई। लेकिन मैं सुमेर सिंह को मार दूं ये मेरी बस की बात नहीं है। पुलिस का भी मानना था कि इतनी छोटी बात के लिए कोई कैसे मार सकता है किसी को। लेकिन पुलिस ने आगे जब ये बातें जानने के बाद में पुलिस को लगा कि अभी और छानबीन करनी चाहिए, तो पुलिस ने इनकी छानबीन और शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उस मोहल्ले में जो लगे हुए थे कैमरे, वो चाहे दुकान से हों चाहे किसी के घर के सामने से लगे हों, उसमें देखा गया तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये लोग दावत खा करके कहीं से आ रहे हैं और आते वक्त जब ये इनके घर के पास पहुंचते हैं, बस वहीं से जब गोली चलने की आवाज़ आती है तब ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। उससे पहले ये लोग आराम से अपना आ रहे थे और उसी भागने के समय में कुछ 2 मिनट पहले इनसे कोई एक ऐसा लड़का भाग रहा था जिसका टोपी और जूते गिर गए थे और वो ऐसे ही केबल की तार पकड़ के धीरे धीरे भाग रहा था और वो अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा था। लग रहा था जैसे उसके पैरों में चोट हो। और पुलिस को एक बात और खटक रही थी कि जब घर का
छानबीन किया गया, तलाशी ली गई, तो पता लगा कि घर के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और छत पे पहुंचने का तो कोई भी रास्ता नहीं है। छत पे पहुंचने के लिए सिर्फ मेन गेट से ही आना होगा और रात के 1:30 बजे अगर मेन गेट खुला नहीं था तो फिर छत पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे अंकित और स्वप्निल। अब ये था कि शक की गुंजाइश इन लोगों पर क्राइम की धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। पुलिस को अब अगली तफ्तीश करनी थी कि आखिर ये जो तीसरा है जो भाग रहा है ये कौन है। सीसीटीवी फुटेज में जब देखा गया तो वहां से भागने के बाद में फिर आगे और सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और खंगाले जाने के बाद में ये हुआ कि ये कोई तीसरा आदमी है जो यहाँ से गुड़गांव चला गया। धीरे धीरे उसका लोकेशन ट्रेस किया गया तो पता लगा कि वो गुड़गांव चला गया। तब तक किसी ने कहा कि जो पूछताछ हुई तो पता लगाया गया कि इसके घर में कितने लोग हैं, कौन है। अब पुलिस को सिर्फ उसका, क्योंकि रात का माहौल था, हुलिया देखने के बाद में पहचान नहीं हो पाई, तो पुलिस को लगा कि इसके घर के आसपास या इसके कोई संबंधित कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है जो इसके साथ दुश्मनी हो। तो उससे आसपास में जब पूछा गया कि इसके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, तो उन्होंने बताया कि इनके एक सिर्फ छोटा इससे और भाई है जिसका नाम धीरज है और इसका कोई नहीं है। तो फिर पता लगाया गया कि अंतिम संस्कार के समय पर या बॉडी रिकवरी करने के टाइम पर धीरज क्यों नहीं आया। धीरज कौन है उससे पूछताछ की जाए, उसके भाई से, तो ताकि आगे का खुलासा हो सकता है उसे कुछ मालूम हो कि किसी के साथ दुश्मनी हो, किसी के साथ और कोई बातें हों। तो ये पता लगा कि धीरज गुड़गांव में है और वो आ नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कल ही वो अलीगढ़ से गुड़गांव गया है और कल रात में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके पैरों में काफ़ी चोट है। इस बात को जब पुलिस ने सुना तो पुलिस को वो वीडियो याद आ गया, वो सीसीटीवी फुटेज याद आ गया जिसमें वो जैसे तैसे लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा था उसके घर के बाहर से। तो पुलिस ने तुरंत उसे बुलाया और बुलाने के बाद में बुलाया क्या, उसको गिरफ्तार किया। पुलिस वहां पर पहुंची गुड़गांव में, जहां पर उसका लोकेशन ट्रेस किया और लोकेशन ट्रेस करने के बाद में उसका जब पिछला रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये पता लगा लोकेशन के हिसाब से कि यही लड़का आगरा के शाहगंज थाने के प्रकाश नगर में, यानी इसके घर पर सुमेर सिंह के रात 1:30 बजे इसका फोन यहीं पर था और ये भी यहीं पर था। और ये शायद किसी वजह से जब बाहर, शायद ये खुद अंदर गया है और अंदर जाने के बाद में जब गेट से अंदर गया होगा और जब वापस हो, मतलब गोली चलाने के बाद ये वापस से कूदा है तो कूदने के बाद इसके पैरों में चोट आई है। वाकई में बात, उसके पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था क्योंकि उसके पैर की दोनों हड्डियां टूट गई थी। वहाँ पर जाकर के गुड़गांव में अपना इलाज करवाया रात में और रात में अपने पैरों पर नया प्लास्टर चढ़वाया। जब पुलिस उसे एम्बुलेंस के द्वारा उस जगह पर लाती है, थाने पर लाती है शाहगंज में, तब उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ की गई तो उसने पहले बहुत सारे बहाने बनाए लेकिन सबूत उसके खिलाफ मिल चुके थे। पुलिस ने जब पुलिसिया अंदाज में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की तब उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया क्योंकि वह बोध टूट चुका था। अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ तक बचूं और उसके जो जवाब थे बहुत उल्टे सीधे थे। वो हड़बड़ी में समझा नहीं पा रहा था कि उसकी हकीकत क्या है। फिर उसने बताया कि पुलिस ने भी कहा कि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कल रात 1:30 बजे 27 अगस्त को यहाँ पर मौजूद थे, तुम्हारे फ़ोन का लोकेशन बता रहा है और तुम यहीं से भगे हो। सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारा जो ये वीडियो है और यही तुम्हारे पैरों की हालात है जो उस समय तुम यहाँ से निकल रहे थे, भाग रहे थे, तुम्हारे पैरों में काफ़ी चोट है। अब ये था कि ये पूरी तरह से फंस गया। तो उससे पूछा गया कि आखिर इस क्राइम में, इस जुर्म में और कौन कौन शामिल है। तब उसने अपनी भाभी प्रीति का नाम लिया और कहा कि प्रीति भाभी शामिल है। हम और प्रीति आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और प्रॉपर्टी भी हम दोनों लोग मिल करके हड़पना चाहते थे और प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं अपनी भाभी को भी हड़पना चाहता था। मतलब हम दोनों लोग एक साथ रहना चाहते थे, ज़िंदगी सुकून भरे पलों से गुजारना चाहते थे। और ये प्लानिंग जो थी वो पूरी की पूरी प्रीति की थी और प्रीति ने उस रात 1:30 बजे उस गेट को खोल के रखा था जिस वक्त धीरज उनके घर पर आता है। ये पुलिस का सही अंदाजा था कि घर के अंदर अगर जाने का कोई रास्ता है तो मेन गेट है, तो प्रीति ने ही रात के 1:30 बजे उस मेन गेट को खोला था जिसकी वजह से वो अंदर जा पहुंचा था। लेकिन जब वापस कूदा है तो उसको केबल का सहारा लेना पड़ा, लेकिन केबल बीच में ही टूट गई जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था और पैर की दोनों हड्डियां टूट गई। अब ये था कि एक देवर ने
अपनी भाभी को पाने के लिए सुमेर सिंह का कत्ल कर दिया, अपने बड़े भाई का। तो कई सारी घटनाएं होती हैं। तो उसने बताया प्रीति ने कि कैसे कैसे। तो ये था कि वो पहले जब उसकी शादी हुई प्रीति की सुमेर सिंह के साथ, तो कम से कम 6 साल का अंतर था इनके साथ में। लेकिन जो धीरज था और इनकी जोड़ी थी वो फिट बैठती थी, बिल्कुल हम उम्र थे। इनके आपस में जो संबंध थे, तालमेल थे, वो बहुत अच्छे थे। इस बात से सुमेर सिंह को तकलीफ भी थी। तो सुमेर सिंह ने कभी देखा होगा तो सुमेर सिंह ने टोका, और टोकने के बाद में धीरज को घर से जाने के लिए कहा और उन्हें सख्त हिदायत दी कि तुम मेरे घर पे नहीं आओगे। और दूसरी बात, प्रीति को समझाया कि तुम्हें सख्त हिदायत है कि तुम ना उसे कभी बुलाओगी और ना कभी किसी इस प्रकार का उससे रिश्ता रखोगे। अब ये था कि लेकिन अब जब सुमेर सिंह घर पे नहीं होता था तो ये लोग आपस में बुला करके बातचीत करके कहीं ना कहीं मुलाकात करके अपनी रातें रंगीन कर लिया करते थे। लेकिन जो मामला था वो ये था कि आखिर सुमेर सिंह की जान लेने पर तुल गए। और ये हुआ कि अगर हम लोग आपस में मिलना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो इस रास्ते से इसे कांटे को हटाना पड़ेगा। और कांटा हटाने के साथ साथ उसने सारे कांटे बो दिए जो 2 बच्चे थे उनकी ज़िंदगी में। एक तो उनका बचपन छिन गया क्योंकि प्रीति और धीरज दोनों को जेल हो गई, और जो सुमेर था वो तो दुनिया से चला गया। तो जो 2 बच्चे थे पूरी तरह से अनाथ हो गए, ना उसकी माँ और ना उसका बाप। लेकिन धीरज ने जो काम किया था, वो कहते हैं ना कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। दोनों पैर की हड्डियां टूट गईं और उसके बाद में जेल हो गई। प्रीति और धीरज दोनों जेल में हैं, और जो 2 बच्चे हैं वो अनाथ हैं। कोई न कोई उन्हें रिश्तेदार या कोई भी संभाल रहा होगा। इस घटना से बस यही आप लोगों तक खबर पहुंचानी थी या सूचना पहुंचानी थी कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। और अगर आप कितना भी क्राइम परफेक्ट तरीके से करते हैं, लेकिन अगर पुलिस अपने हाथ लंबे कर ले, कानून अपने हाथ बढ़ा ले, तो आप बच नहीं सकते। इस घटना के माध्यम से आप जो भी समझे हों कमेंट में अपने नज़रिया को ज़रूर दर्शाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।